स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपसे लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस और इस सिलेबस का फर्स्ट मॉड्यूल है। मॉड्यूल 1 है हमारा इंट्रोडक्शन का, जिसमें हमें देखेंगे कि एक सिंपल फंडामेंटल वाइब्रेशन के क्या है, वाइब्रेशन क्या है, क्यों पैदा होता है, उसका सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, मैकेनिकल सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, एंड सो ऑन। बेसिक फंडामेंटल देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज वाइब्रेशन। हाँ, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम इसको वाइब्रेशन कहते हैं, लेकिन जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि इसको हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, कभी ऑसिलेशन के नाम से, जैसा कि दोलन के नाम से। तो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। ऑसिलेशन का मतलब ये हुआ कि हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं किसी मूविंग बॉडी का, ऐसी मूविंग बॉडी जो किसी अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव कर रही है। जैसे अगर इसको स्टार्टिंग करें किसी छोटे से एग्जांपल से, एग्जांपल हम बचपन से पढ़ते आए हैं, एक सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। तो जरा उसको देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम के साथ क्या है, इसको हम लोग स्टडी करें या ना करें वाइब्रेशन को समझने के लिए। तो अगर एक सिंपल पेंडुलम की बात करें तो एक सिंपल पेंडुलम मीन्स है कि एक स्ट्रिंग होनी चाहिए जिसका मास नेग्लिजिबल हो, मास 0 मानना पड़ेगा, और उसको हम एक बॉब से हैंग करेंगे। बॉब का मतलब एक कंसंट्रेटेड मास होना चाहिए जिसका वॉल्यूम कम हो और वेट ज्यादा हो, मींस हाई डेंसिटी का मास होना चाहिए। तो इस टाइप की सिस्टम को हम कह रहे हैं मैकेनिकल सिस्टम में, इसको बोल रहे हैं सिंपल पेंडुलम। अब ये सिंपल पेंडुलम इस समय अगर देखा जा रहा है तो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। इस रेस्ट पोजीशन को हम कह सकते हैं कि ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इक्विलिब्रियम पोजीशन से मेरा मतलब है इसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है। अगर हम इसको थोड़ा सा अपनी रेस्ट पोजीशन से शिफ्ट करके किसी भी साइड, लेफ्ट और राइट शिफ्ट कर देते हैं, मींस इसकी एक पोजीशन हम इसको यहां ले गए और यहां ले जाने के बाद इसको हम फ्री कर दें। पहले अपने हाथ से हम इसको यहां तक ले गए, जब यहां से यहां तक ले जाएंगे तो क्या फिनोमेना होगा इसमें, यहां से यहां तक ले जाने में ये कुछ हाइट गेन करेगा। यहां से इस पोजीशन से देखा जाए तो इतना इसने हाइट गेन किया। हाइट गेन करने से क्या हुआ कि सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो गई। अब यहां पे जब हमने इसको रखा हुआ है तो इस समय इसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट का पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हमने यहां से छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या हुआ, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ये बॉडी अगेन अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करना चाहेगी। ये हर बॉडी का एक बेसिक फंडामेंटल होता है, बेसिक उसका नेचर होता है कि वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना चाहती है। हमने इसमें एनर्जी दिया, यहां इसकी एनर्जी मान लेते हैं रेफरेंस पे 0 है, थोड़ा हाइट मिल गई तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, दैट इज mgh, दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इस समय इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब हम इसको यहां से रिलीज करेंगे, छोड़ देंगे, तो फिर से क्या चाहेगा कि ये अपनी उसी एनर्जी पे आ जाए जहां पहले था, मींस यहां पे इसकी एनर्जी 0 है तो 0 आ जाए। अब ये बॉडी हमने छोड़ा तो बॉडी इस तरफ मूव करेगी। तो ऐसा क्या लगता है, हमने देखा है अपने ऐसा करते हुए बचपन में बहुत सारे बार देखा है, लंगर बना के खेलते थे कि यहां से जब मूव करेगा तो यहां क्या रुकेगा, यहां रुकेगा नहीं, ये बॉडी आगे मूव कर जाएगी, इस पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें एक मास है। जब ये मास है और एक वेलोसिटी से, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये घूमने लगेगा, मींस एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। इस मास में जब एक एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी तो जब मास मतलब इनर्शिया और वेलोसिटी आपस में मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें एक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहां से आए और यहां पे काइनेटिक एनर्जी फट से 0 हो जाए, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये अपनी पोजीशन से थोड़ा सा ओवरशूट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकल जाएगा इस पोजीशन पर रेस्ट में नहीं आएगा, ये वापस यहां तक आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसकी दूसरी पोजीशन यहां बन गई। फिर से वही फिनोमेना आ गया, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से फिर एक हाइट गेन कर लिया इसने, और जब हाइट गेन कर लिया फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। फिर जब यहां से वापस जाना चाहेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, यहां आएगा, रुक नहीं पाएगा, ओवरशूट कर जाएगा, यहां पहुंच जाएगा, फिर ऐसे ही फिनोमेना चलने लगेगा। अब ऐसे मूव करने लगा तो आप ये कह सकते हैं कि बॉडी इज मूविंग टू एंड फ्रो
फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस टाइप की फिनोमिना को ही हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन। तो जो स्टडी क्या करते हैं कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है, फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, आगे चलकर डिटेल में सारे टर्मिनोलॉजी को हम देखेंगे। तो ये हुआ वाइब्रेशन। तो इसी की हमें स्टडी करनी है। तो जैसे कि बात हुई है कि मैकेनिकल सिस्टम में वाइब्रेशन के डेवलप होने का कॉज क्या है। मैकेनिकल सिस्टम का मतलब मेरा है उसमें मैकेनिज्म होंगी, ढेर सारी मैकेनिज्म होंगी। जैसे मैकेनिकल सिस्टम से बेसिक फंडामेंटल हम लोग बेसिकली बात करें, मैकेनिकल सिस्टम में बात करते हैं मशीन की। एक मशीन से मतलब क्या होता है, जब आप एक मशीन की बात करते हैं तो मशीन क्या है, यह है असेंबली ऑफ नंबर ऑफ मैकेनिज्म। ढेर सारी मैकेनिज्म होंगी और उसको मिला के मशीन कहेंगे। जैसे अगर आप अपनी बाइक की बात कर लें तो एक मोटरसाइकिल एक मशीन है, उसमें नंबर ऑफ मैकेनिज्म है, गियर मैकेनिज्म है, ब्रेक मैकेनिज्म है, क्लच मैकेनिज्म है, फ्यूल ट्रांसमिशन है, पावर ट्रांसमिशन है। इस टाइप की ढेर सारी मैकेनिज्म जब मिलती हैं तो आपकी बाइक बन जाती है। उसी बाइक को आप कह देते हैं मशीन है। अब अगर कोई मैकेनिज्म है, मान लेते हैं ब्रेक मैकेनिज्म है या क्लच मैकेनिज्म है, तो एक क्लच मैकेनिज्म को फॉर्म करने के लिए उसमें ढेर सारे लिंक्स होंगे। आप साइकिल में, सिंपल बाइसाइकिल में हम लोग एक फ्रंट ब्रेक को देखते हैं तो हाथ से एक लीवर दबाते हैं, उससे एक लीवर दूसरा कनेक्ट होता है, जाके ब्रेक शू पे लगता है। तो 3-4 लिंक मिलके एक फ्रंट ब्रेक मैकेनिज्म बनाती है बाइसाइकिल में। सिमिलरली अगर मैकेनिज्म को देखें तो एक सब मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि असेंबली ऑफ नंबर ऑफ लिंक्स। मींस लिंक्स जो है किसी भी मशीन एलिमेंट का एक बेसिक मेंबर है। तो और वो जो लिंक होगा उसका वेटलेस तो होगा नहीं, मासलेस तो होगा नहीं, उसका भी मास होगा। और अगर वो मशीन है तो उसके लिंक्स आपस में मूव करना जरूरी है, आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव करना जरूरी है। मास का मूव करना जरूरी है, जरा इससे रिलेट करिए। तो मास का मूव करना जरूरी है, तो जब मास का मूव करना जरूरी है तो वहां पर भी ये फिनोमेना आएगा ही कि अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे निकल जाएगा, ओवरशूट कर जाएगा। तो उस सिस्टम में फिर से इसी तरह का कुछ फिनोमेना आने लगेगा। तो इसी सिंपल पेंडुलम की जो घटना थी जिसको हम ऑसिलेशन कह रहे थे, जब इसको हम मैकेनिकल सिस्टम में आते हैं तो इसी को हम वाइब्रेशन कह रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि ऑसिलेशन एक साइंटिफिक वर्ड है, इसमें हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट की स्टडी करते हैं। उसका इफेक्ट क्या है, वाइब्रेशन है। तो इसलिए हमें मैकेनिकल सिस्टम में वाइब्रेशन पढ़ना है। अगर इसको हम लेके मेंबर्स को डिजाइन नहीं करेंगे तो इट मे बी कि किसी मैकेनिज्म का कोई लिंक फेल हो जाए। एक लिंक फेल हो गया तो फिर पूरी मशीन का चलना बंद हो जाएगा, ये मशीन की फेलियर हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई कि हमें इसको स्टडी क्यों करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन की। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। अब जब वाइब्रेशन की टाइप्स की बात करेंगे तो कई पैरामीटर पे करेंगे। जैसे यहां पे हमने देखा कि वाइब्रेशन होने के लिए मास भी चाहिए, वाइब्रेशन होने के लिए इसमें एनर्जी का होना भी जरूरी है। और अगर इस सिंपल पेंडुलम को हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि अगर इसको यहां से ऐसे छोड़ दिया जाए तो दिखाई क्या पड़ता है कि करीब ढेर सारे ऑसिलेशन लेने के बाद ये स्टॉप हो जाता है। रियल वर्ल्ड में हमारे इस अर्थ पे, क्योंकि अर्थ पे बहुत सारा एयर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से इसकी एनर्जी धीरे धीरे लॉस होती रहती है। और ये अपना जो एम्पलीट्यूड लेके चल रहा है, जितना आगे जा रहा है, जितना ओवरशूट कर रहा है, ये ओवरशूटिंग धीरे धीरे घटते घटते एक टाइम के बाद हमारा ये ऑसिलेशन रुक जाता है। लेकिन जरा फर्ज करिए ये सिंपल पेंडुलम यहां नहीं है, स्पेस में है और वहां पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसी अर्थ पे मान लेते हैं कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मींस इसकी एनर्जी को डेसिपेट करने के लिए कोई नहीं है। इस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलना बंद हो गया तो होगा क्या, यहां पोटेंशियल एनर्जी, आते आते यहां वेलोसिटी हुई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अगेन फिर से पोटेंशियल एनर्जी, फिर यही कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी में, फिर वापस आई काइनेटिक एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी में। तो इस तरीके से देखेंगे तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो गया, फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक एंड काइनेटिक टू पोटेंशियल। तो अगर ऐसा होता रहा तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो इनफाइनाइट टाइम के लिए, लाइफ लॉन्ग, एक बार आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। रियल सिस्टम पे जाएंगे, मैकेनिकल सिस्टम हमारा एक रियल सिस्टम है, रियल सिस्टम में जाएंगे तो एनर्जी इससे बाहर भी आएगी तो इसका मतलब ये जो ओवरशूटिंग है ये धीरे धीरे मिनिमाइज होगी, खत्म होगी। तो जब टाइप ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसको कई तरीके से देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन को। जैसे पहला हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन में,
फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, पहला इस बेस पे कर रहे हैं कि इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी है मतलब कि इस सिस्टम को हमने अपनी एनर्जी से इसको यहां पहुंचाए हैं। मैंने वर्क डन किया है इस पेंडुलम के ऊपर, मेरी एनर्जी से ये यहां पहुंचा है, मींस मैंने इसको एनर्जी दिया है और सिर्फ एक बार दिया है, वन टाइम। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमने इसको एक बार दिया है। तो अगर इस बात पे बात करते हैं, वाइब्रेशन को हम क्लासिफाई करने चलते हैं किस बेस पे? सोर्स ऑफ एनर्जी के बेस पे। तो इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक को कह सकते हैं फ्री वाइब्रेशन, और दूसरे को कह सकते हैं फोर्स वाइब्रेशन। फ्री वाइब्रेशन से मेरा मतलब यहां पे यह है कि जब आप किसी सिस्टम को केवल इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ देते हैं। एक बार मैंने वर्क डन किया, इस मास को अपने मैंने हाथ से पकड़ा और उसको लिफ्ट करके यहां तक ले गए, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। आफ्टर दैट इसमें किसी भी तरह का ना एनर्जी दिया जा रहा है ना एनर्जी लिया जा रहा है, ऐसा माना जाए। ना कोई एयर रेजिस्टेंस है और ना ही कोई इसको दोबारा से टच करने वाला है। तो इस टाइप के सिस्टम को, इस टाइप के सिस्टम में होने वाले वाइब्रेशन को हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन। ना एनर्जी देना ना एनर्जी लेना, ओनली वन टाइम, ओनली फॉर द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अच्छा, इसकी बात करते हैं फोर्स वाइब्रेशन की। जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं स्प्रिंग का भी। जैसे फ्री वाइब्रेशन के लिए एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा और ले सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, एक हमारे पास मास है और इसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया, इधर इसको फिक्स कर दिया, और इस मास को ऑसिलेट करने के लिए हमने इस एक्सिस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे छोड़ा है। नीचे हमने एक फ्रिक्शनलेस रोलर लगा दिया है ये इफेक्ट पाने के लिए कि इसमें किसी भी तरह का कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगा, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी नहीं है। अब इसको हमने थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो दिखाई क्या पड़ेगा कि इस पोजीशन के इधर और इधर मूव करना शुरू कर देगा। हमें इसे सिर्फ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देना है, उसके बाद इसे छोड़ देना है। जैसा ये है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, छोड़ दिया, इनफाइनाइट टाइम के लिए मोशन यहां स्टार्ट हो गया, सिमिलरली इनफाइनाइट टाइम के लिए मोशन यहां स्टार्ट हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ सिस्टम, दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स वाइब्रेशन की। फोर्स वाइब्रेशन से यहां मतलब यह है कि अगर इसी सिस्टम में, जो कि पहले हम फ्री वाइब्रेशन में लेके चल रहे थे, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और इस पर हमने एक फोर्स इधर लगा रखा है, इसको नाम दे रहे हैं F = F0 sin ओमेगा टी। मेरे ख्याल से इधर बोर्ड कट जा रहा है। हाँ, इसकी बात करें, मींस ये फोर्स भी लग रहा है, ये कॉन्स्टेंटली नहीं लग रहा, हमेशा नहीं लग रहा है, इसका भी एक टाइम पीरियड है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये लगता है। जैसे इसका दूसरा एग्जांपल समझे, कैसे इसको समझने के लिए कहां जाएं। हम लोग कभी पार्क में गए हैं, एक झूले पे बच्चे को झुलाया है। एक तरीका ये होता है कि बच्चे को झुला रहा है, हमने इसको पीछे किया और छोड़ दिया, तो झूला अपने आप ऐसे 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 कर रहा है, जस्ट लाइक ए सिंपल पेंडुलम। और कुछ टाइम के बाद, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है, होते होते जीरो हो जाता है। एक तरीका ये भी है, हमने झूले को ऐसे झुलाया, छोड़ दिया, अब वो बच्चा यहां तक गया और जब हमारे पास वापस आया और जब जाने लगा तो एक पुश उसको और दिया, उसका फिर यहां तक गया, फिर यहां तक आया, फिर जाने लगा, फिर दोबारा पुश किया। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, ओमेगा टी का मतलब क्या है, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी और टी है कितने टाइम के बाद दे रहे हैं, एक सर्टेन टाइम के बाद हम उस झूले को पुश कर रहे हैं। तो आप देखते क्या है कि धीरे 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 झूले का जो एम्पलीट्यूड है, उसका आगे जाना, वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो होगा क्या कि एक बार एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाएगा,
तब शायद उस बच्चे के लिए रिस्की हो जाए, है ना। तो इस तरह के सिस्टम को कह रहे हैं फ्री वाइब्रेशन, जहां किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगाया गया। इसे कह रहे हैं फोर्स वाइब्रेशन, कि जहां पे हम फिर से सिस्टम में ड्यूरिंग द ऑसिलेशन बीच बीच में सर्टेन टाइम पीरियड के बाद एनर्जी दे रहे हैं। तो इस टाइप से डिवाइड किया, वाइब्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज नोन एज फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर लेते हैं तो बी लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी डिसिपेशन। बी पार्ट है, वाइब्रेशन को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एनर्जी डिसिपेशन। मीन्स क्या है, चाहे वो सिंपल पेंडुलम हो, चाहे ये स्प्रिंग मास सिस्टम हो, अभी इसमें हमने ना एनर्जी दिया ना लिया, इसमें हमने एनर्जी दिया। अभी इसमें तो लेने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जब एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा, ये तो इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसे ऐसे मूव करेगा। इसमें एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होगा, ये इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा। अभी इन सिस्टम से भी एनर्जी ली नहीं जा रही है। एनर्जी डेसिपेट मतलब क्या है कि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो, वो उससे बाहर निकल जाए। जब एनर्जी बाहर निकलेगी तो धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड घटते 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 जीरो हो जाएगा, वो सिस्टम धीरे धीरे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो अगर इस बारे में बात करते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक को बोल रहे हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन और एक को बोल रहे हैं अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, यह समझते हैं क्या है। अनडैम्प्ड वाइब्रेशन का मतलब तो सिंपल हो गया कि ना तो उससे एनर्जी कोई ली नहीं जाएगी। तो अगर देखा जाए, मतलब जो भी सिस्टम आप अपने पास है, पेंडुलम है या ये सिस्टम है या ये सिस्टम है, तो जैसे इन दोनों में दिखाई पड़ रहा है कि इससे कोई भी एनर्जी सिस्टम से बाहर नहीं निकल रही है, तो इट मींस ये भी अनडैम्प्ड है, ये भी अनडैम्प्ड है। कंप्लीट नाम कहना चाहते हैं, कह सकते हैं अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन इस सिस्टम के लिए, इसे कह सकते हैं अनडैम्प्ड फोर्स वाइब्रेशन, क्योंकि इससे किसी तरह की कोई एनर्जी बाहर नहीं आ रही। अच्छा, इसमें देखते हैं तो इसमें आप कह सकते हैं कि इसमें एनर्जी का कोई भी आदान प्रदान नहीं होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि एनर्जी बाहर आएगी, जो कि ये रियलिस्टिक मॉडल है। अगर आपने एक सिंपल पेंडुलम लिया है और वो ऑसिलेट कर रहा है, तो धीरे 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 करके जीरो हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाता है। आने का मतलब यही है कि उसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी थी, जो आपस में कन्वर्ट हो रही थी, हर साइकिल में उससे कुछ ना कुछ बाहर होते होते वो जीरो हो जाती है, तो वो न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाता है। तो इसे हम कह रहे हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, कि इसमें एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी। इसमें सिस्टम की एनर्जी अगर बात किया जाए कि जो हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम है, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, उसकी एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर आएगी तो सिस्टम की एनर्जी, टोटल एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी, और होते 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 क्या होगा, एक टाइम पर इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये अनडैम्प्ड वाइब्रेशन है। अनडैम्प्ड का मतलब नो एनर्जी डेसिपेशन, इट मे बी फ्री, इट मे बी फोर्स्ड। और इस तरीके से देखा जाए तो डैम्प्ड और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। मेरे ख्याल से ये बात क्लियर है। और इस सारे प्रॉब्लम, इसकी प्रॉब्लम सब हम लोग आगे चल के न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा, अब जब बात करते हैं डैम्पिंग की, तो डैम्पिंग मींस इसमें से एनर्जी का बाहर निकलना। इसको एनर्जी को बाहर निकलने के लिए हम लोग कई तरीके के चीजें यूज करते हैं। ऐसे समटाइम्स तो एनर्जी बाहर निकलती है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शन को खत्म नहीं कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से निकलेगी। जैसे झूला ही है, तो झूले में कहीं हुक होगा, हुक के दो एलिमेंट आपस में घिस रहे होंगे, तो वहां पे फ्रिक्शन से लॉस हो रहा होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, कई बार हम लोग फ्रिक्शन को ही बोलते हैं कूलम डैम्पिंग। कूलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर फ्रिक्शन डैम्पिंग है तो उसी को हम लोग बोल देते हैं कूलम डैम्पिंग। अच्छा, एक दूसरा भी है, कई बार हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं। जैसे
जैसे आप अगर अपना बाइक देखें, बाइक में फ्रंट व्हील में सस्पेंशन लगा रहता है, आप बाइक जा रहे हैं, एक ब्रेकर आया, ब्रेकर पे बाइक आई, तो आप देखते हैं कि आपका जो फ्रंट कहते हैं हैंडल है वो 2-3 बार ऐसे ऐसे करता है। जरा सोचिए, अगर वो फ्री वाइब्रेशन होता तो एक बार ब्रेकर से गुजरने के बाद वो इनफाइनाइट टाइम के लिए आपका हैंडल ऐसे 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 कर रहा होगा। उसको जल्दी से वो दोबारा से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए, उसके लिए उसमें आप कहते हैं क्या लगा हुआ है, उसमें एक सॉकर लगा हुआ है। सॉकर मतलब एक सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट है, उसके अंदर एक लिक्विड है, फ्लूइड है, और उसकी वजह से वो बहुत जल्दी से 1 या 2 साइकिल के अंदर ही चीजें बैलेंस हो जाती हैं। तो वहां पे हम लोग लिक्विड का यूज करते हैं, फ्लूइड का यूज करते हैं, इसलिए उसको हम लोग बात करते हैं, नाम देते हैं विस्कस डैम्पिंग। ये तो बात हुई विस्कस डैम्पिंग की। एक फिनोमेना और है। सपोज दैट आपके पास एक कोई स्टील की एक आप स्केल लीजिए, उस स्केल को कहीं पे दीवार में फिक्स करिए और ऐसे करके उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ दिया जाए। तो छोड़ने पे क्या देखेंगे, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, फिर ऐसे 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 करने लगेगा। नो डाउट अगर अर्थ पे कर रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस भी है। हम कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस धीरे 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 करते 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 न्यूट्रल पोजीशन पे आ जाएगा। अब यहां एक सवाल पैदा होता है कि क्या अगर इसी स्केल को, इसी स्टील के स्केल को हम लेके स्पेस में जाएं और वैसे ही कहीं फिक्स करके इसमें हम ऑसिलेशन दे दें, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दें, तो वहां तो एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या ये करते करते इसका ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा या इनफाइनाइट टाइम के लिए करता रहेगा? सिंपल पेंडुलम ले जाएंगे तो नो डाउट वो करता रहेगा, लेकिन अगर इसको ले जाते हैं तो वहां पे क्या होने वाला है? तो वहां पे क्या समझ में आ रहा है, वहां पे ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। खत्म क्यों हो जाएगा? जैसे हम लोगों ने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा है, इट इज लाइक ए कैंटिलीवर बीम। जब हमने इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए नीचे की तरफ दिया, यहां पे इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहां ले आए, यहां ले आए तो इसका इधर का सरफेस कंप्रेस हुआ और इधर का सरफेस टेंशन में आया। जब कंप्रेस हुआ तो न्यूट्रल पोजीशन के जो नीचे वाले सरफेस के मॉलिक्यूल हैं आपस में पास पास आए होंगे, और न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर वाले मॉलिक्यूल थोड़ा सा आपस में इलॉन्गेट हुए होंगे, थोड़ा दूर गए होंगे। तो इस फिनोमेना में दिख रहा है कि बाहर से तो इसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा, बिल्कुल सब सही है, एयर भी नहीं है, स्पेस में है, लेकिन मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर डिस्टरबेंस हो रहा है। 2 मॉलिक्यूल का पास आना दूर जाना, पास आना दूर जाना, ऐसा बार बार होने वाला है, क्योंकि ये ऐसे ऐसे करेगा तो हर बार इस पोजीशन पे है तो ये सरफेस कंप्रेशन में इधर है, इधर टेंशन में है, इस पोजीशन पे आएगा तो इधर का सरफेस कंप्रेशन में होगा, ये वाला टेंशन में होगा। ठीक है, तो एक ही सरफेस कभी कंप्रेशन में है, कभी टेंशन में है, कभी कंप्रेशन में, कभी टेंशन में है, तो उसके मॉलिक्यूल कभी पास जाएंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी पास, कभी दूर। इस दूर पास के चक्कर में क्या उसकी कुछ एनर्जी उस पर खर्च नहीं होगी मॉलिक्यूल को आपस में इलॉन्गेट करने में, दूर करने में, पास करने में? तो धीरे धीरे वो एनर्जी निकलेगी यहां से इन द फॉर्म ऑफ हीट। आप किसी भी मटेरियल को बार बार ऐसे ऐसे करते हैं तो देखिए वहां टच करके गर्म हो जाता है, तो वो हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। हमने सिस्टम को एनर्जी दिया था, इनिशियल एनर्जी दे रखा था, हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है, लॉस हो रही है, तो करते करते स्पेस में भी क्या होगा, ये स्केल धीरे धीरे रुक जाएगी। तो इस तरह की डैम्पिंग, इस तरह से एनर्जी का निकलने को हम लोग बात करते हैं उसको मटेरियल डैम्पिंग में, इसको कहते हैं मटेरियल डैम्पिंग। तो मेनली हम लोग ये देख रहे हैं कि सिस्टम से, किसी भी सिस्टम से, मैकेनिकल सिस्टम से एनर्जी के बाहर आने के 3 तरीके हैं। फ्रिक्शन के थ्रू आ सकता है, विस्कस के थ्रू आ सकता है, मटेरियल डैम्पिंग के थ्रू आ सकता है। तो ये 3 तरीके हैं एनर्जी को सिस्टम से बाहर निकालने का। ठीक है, तो इस बेसिस पे डिवाइड किया तो वाइब्रेशन, एनर्जी डेसिपेशन के फॉर्म में डैम्प्ड वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। क्लियर? ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, वाइब्रेशन को फिर से कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिस्टम। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग वाइब्रेशन को एक तरीके से और क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सिस्टम। हमने वाइब्रेशन को कई तरीके से क्लासिफाई किया, अगला एरिया ये है कि वाइब्रेशन को क्लासिफाई करते हैं नेचर ऑफ सिस्टम के बेसिस पे। तो यहां ये बात करना जरूरी है कि नेचर ऑफ सिस्टम से मतलब क्या है, हमारा इससे हम क्या जानना चाहते हैं कि नेचर ऑफ सिस्टम के बारे में। तो यहां इसको क्लासिफाई करने से पहले एक टर्म और समझना पड़ेगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम।
व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ए सिस्टम क्या है। कोई भी सिस्टम में मोशन होता है और उस मोशन को डिफाइन करने के लिए हम इसकी बात करते हैं। तो पहले अगर डिफाइन करें व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसको लिख रहे हैं ऐसे कि इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू डिफाइन द मोशन ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में ऐसे कितने चीजें हैं, ऐसे कितने कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और बिना उन सब को डिफाइन किए हम सिस्टम के मोशन के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। तो अगर इसकी बात हम लोग करना चाहें तो थोड़ा सा आगे देखते हैं। इसके लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे, जैसे कि एक बात कर रहे हैं कि एक डायग्राम बनाए अगर हम, कि हमारे पास सपोज दैट कि एक मास है, सिंगल मास है, और इसको हमने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया और फ्रिक्शन को नेगलेक्ट करने के लिए एक स्मूथ रोलर्स लगाए गए, ये सरफेस पे मूव करेगा। अब अगर इस सिस्टम को हमने, इस बॉडी को हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ाया और आगे बढ़ा के छोड़ दिया। हमने इसको आगे बढ़ाया मतलब ये इसकी मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इससे हमने डिस्प्लेसमेंट दिया एक्स और उसके बाद ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, जैसे कि बात हो चुकी है। ये फ्री वाइब्रेशन है, ये अनडैम्प्ड है, तो लाइफ लॉन्ग इनफाइनाइट टाइम के लिए ये ऐसे ऐसे करता रहेगा। तो अगर जरा देखा जाए, अगर हमने इस बॉडी को एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया है एक्स, तो अगर इस बॉडी के ऊपर हम कुछ पॉइंट्स ले लें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस टाइप से 4 पॉइंट हमने लिए, तो अगर ये पूरी की पूरी बॉडी एक्स डिस्टेंस आगे जा रही है, देन एट द सेम टाइम पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 इनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्योंकि ये इसी बॉडी पर है तो इनका डिस्प्लेसमेंट भी एक्स ही होगा। तो इस बॉडी को डिफाइन करने के लिए, इस बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए, इस बॉडी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, उन सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा। तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी भी क्या होगी, dx by dt होगी। तो सिर्फ इस बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें अगर एक चीज मिल जाए, एक्स मिल जाए, तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम का मोशन डिफाइन हो गया। तो एक कोऑर्डिनेट हुआ, यही अकेला कोऑर्डिनेट है, इसलिए कह सकते हैं कि इस सिस्टम का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसको कहेंगे सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, ये हमारा एग्जाम्पल है सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम का। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने इसी तरीके से एक मास लिया, स्प्रिंग से अटैच किया, उसमें एक मास अटैच किया, इसमें रोलर लगाए जैसे पहले लगाए थे, फिर इस मास से एक स्प्रिंग अटैच किया और इसमें भी वैसे ही रोलर लगाए। ये बात क्लियर हुई। अब अगर इस बॉडी को हम आगे बढ़ाएं, एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ाएं, तो क्या ये बॉडी भी एक्स डिस्टेंस आगे जाएगी? अगर ये बीच में स्प्रिंग ना होती, तो ये अगर रिजिड लिंक होता, एक रॉड लगी होती, तो अगर ये एक्स आगे जाता तो ये भी एक्स आगे जाता। तब तो आप कहते हैं कि इस पूरी बॉडी के मोशन को डिफाइन करने के लिए इसका मोशन अगर एक्स होगा तो इसका भी एक्स होगा। तो पूरे सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए एक ही इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है, दैट इज एक्स। तो आप कहेंगे तब तो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता। लेकिन यहां पे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लेते हैं k1 है, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट k2 है। अगर ये बॉडी x डिस्टेंस आगे मूव करेगी तो ये नहीं पता है ये कितना मूव करेगी, x से अलग होगी। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अगर ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे जाता है, मान लेते हैं x1 डिस्टेंस, तो ये बॉडी अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से आगे जाएगा x2 डिस्टेंस, और इस बॉडी पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का मोशन क्या होगा, वो सब का डिस्प्लेसमेंट x1 होगा। इस बॉडी पर जितने भी पॉइंट लिए जाएंगे उन सब का डिस्प्लेसमेंट x2 होगा। मींस इस पूरे सिस्टम के मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक x1 और x2। बिना इनको फाइंड आउट किए हम इस पूरे सिस्टम की बात नहीं कर सकते। यहां पे सिर्फ एक पैरामीटर था x, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं तो पूरे सिस्टम की बात हो जाती है। तो यहां इसको हम नाम दे सकते हैं 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम।
ठीक है, तो वैसे ही ये बात समझ में आ गई। सिंगल डिग्री, 2 डिग्री, अगर 3 मास लगे होंगे तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगी, 4 होंगे, 5 होंगे, ऐसे ही ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। तो जितने ज्यादा मास लगे होंगे उतने ज्यादा कोऑर्डिनेट्स होंगे, उतना ज्यादा सिस्टम हमारा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा और उसकी एनालिसिस उतनी ही टफ होती जाएगी। तो ये सिंगल डिग्री, 2 डिग्री, आगे चल के 3 डिग्री भी देख सकते हैं। तो मैनुअली हम लोग जैसे बात कर चुके हैं कि सिंगल डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री तक सॉल्व कर पाते हैं। उसके बाद हमें फिर कुछ न्यूमेरिकल अप्रोच, कुछ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प लेनी पड़ती है। खैर, एक बात और देखनी है। सपोज दैट हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है इस टाइप से, ठीक है। इसको ऐसे समझा जाए कि एक स्टील का रूल है, स्टील का स्केल है, उसको हमने दीवार में फिक्स कर दिया। इसकी लेंथ L है और इसकी लेंथ L है, तो इसमें मान लेते हैं जैसे यहां पे हमने कई पॉइंट लिए, एक बॉडी पर कई पॉइंट लिए, वैसे इस बॉडी पर मान लेते हैं हम कई पॉइंट ले लेते हैं इस टाइप से। और उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि इसको हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा नीचे की तरफ दिया। जब नीचे की तरफ दिया तो ये बेंड करेगा, और जब बेंड करेगा तो बेंड होने के बाद ये कुछ ऐसे मिल जाएगा। छोड़ देंगे तो फिर इस मीन पोजीशन के अबाउट ये ऐसे इस टाइप से वाइब्रेट करेगा या ऑसिलेट करेगा। तो इसकी एक पोजीशन ये बनेगी और दूसरी पोजीशन जब इधर जाएगा तो ये बनेगा, और इस टाइप से ये ऑसिलेट करता रहेगा। अब बात फिर से पूछता हूं मैं आपसे कि क्या यहां पे डैंपिंग होगी कि नहीं होगी? यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां कोई विस्कस डैंपिंग नहीं है, लेकिन यहां पे मटेरियल डंपिंग है। जब ये ऊपर बेंड होगा तो ये सरफेस कंप्रेस होगा, ये टेंशन में आएगा। नीचे की तरफ जाएगा तो वही सरफेस जो यहां कंप्रेशन में था यहां टेंशन में आएगा, और जो सरफेस यहां पे टेंशन में था यहां कंप्रेशन में आएगा। तो कंप्रेशन टेंशन से मॉलिक्यूल डिस्टर्ब होंगे और उनको एक एनर्जी चाहिए होगी जो सिस्टम की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते करते धीरे धीरे करते करते ये जीरो हो जाएगा। खैर, यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात हो रही है इसलिए ये बात छोड़ते हैं। तो देखते क्या है कि अगर देखा जाए कि ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ये है, इसका कितना हुआ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट एंड सो ऑन। तो आपको दिखाई क्या पड़ रहा है कि इस मेंबर पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। तो अगर ये माने कि इसका डिस्प्लेसमेंट x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है, x4 एंड सो ऑन, इस टाइप से अगर लिया जाए तब तो आप कहेंगे ना कि इस पे अगर इनफाइनाइट पॉइंट होते तो इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होते। यहां पे हमने जितने पॉइंट लिए उनका डिस्प्लेसमेंट x2 था, जितना बॉडी का उतना पॉइंट का, जितना बॉडी का उतना पॉइंट का, तो केवल हमारे पास x1 x2 था। लेकिन यहां पे अगर हमें इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करनी है तो क्या हमें x1 निकालना पड़ेगा, फिर x2 निकालना पड़ेगा एंड सो ऑन, x1 x2 x3 इनफाइनाइट होगा। तो यहां पे इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, कितनी है, इनफाइनाइट है। तो आप कह सकते हैं दिस इज इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इनफाइनाइट है। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। सिंगल डिग्री, 2 डिग्री एंड सो ऑन, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जाते हैं। तो ये इनफाइनाइट डिग्री का एग्जांपल हुआ। तो इस बेसिस पे अगर हम वाइब्रेशन को क्लासिफाई करने जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास 3 टाइप का सिस्टम दिखाई पड़ता है। एक को कह सकते हैं सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। एक को कह सकते हैं मल्टी डिग्री, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। मल्टी से मतलब 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और एक को कह सकते हैं इनफाइनाइट डिग्री। तो इस तरीके से इसको हमने क्लासिफाई किया। ठीक है, चलिए अब अगली बात करते हैं हम लोग कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को होने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, उसमें से कोई एक भी अगर कम हो जाता है तो वाइब्रेशन नहीं होगा, ऑसिलेशन नहीं होगा। देखते हैं इसके बारे में। हाँ, तो बात करते हैं कि व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट ऑफ वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को एग्जीक्यूट होने के लिए क्या क्या एलिमेंट की जरूरत है। तो उसके लिए पहले फिर 2 एग्जांपल देखते हैं। वही सेम एग्जांपल जो पहले बात कर चुके हैं। एग्जांपल क्या है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है,
क्या सोचे समझे जरा इसको। इस वक्त इसमें किसी तरह का कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बॉडी इस वक्त अगर इस पोजीशन पे है तो ये इसकी मीन पोजीशन है। वैसे ही सिंपल पेंडुलम अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि इसकी जो ये पोजीशन है दैट इज द मीन पोजीशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, अब ऑसिलेशन क्यों होता है, पहले बात हो चुकी है कि हम इसको अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ देते हैं, तो छोड़ते हैं यहां पे, इसको यहां ले आएंगे, हम इस पे वर्क डन करेंगे और इस पर एनर्जी देंगे, और एनर्जी कहां जाएगी, एनर्जी जाएगी इस स्प्रिंग में, स्टोर हो जाएगी, जस्ट लाइक ए स्टेन एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। अब जब इसको यहां हम रख के छोड़ेंगे तो वही स्टेन एनर्जी इसको आगे मूव कराएगी, स्टेन एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में, और ये बॉडी यहां से यहां तक आएगी, चाहेगी यहां रुकना, उसकी इच्छा है कि मीन पॉइंट पे, मीन पोजीशन पे आके रुक जाए, लेकिन क्योंकि इसके पास मास है, मास होने का मतलब इनर्शिया है, और जब इनर्शिया है तो ये तुरंत यहां रुक नहीं पाएगी, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ये इससे ओवरशूट कर जाएगी। जब ओवरशूट कर जाएगी तो ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी, फिर इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, फिर ये पुश करेगा, फिर यहां तक आएगी, रुक नहीं पाएगी, ओवरशूट हो जाएगी। ये प्रोसेस से ये दिस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे ऑसिलेट करेगा। यहां देखा जाए, हमने इसको यहां कहते हैं, इसको लेके यहां तक आए, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जाहिर सी बात है अगर देखा जाए तो इसके बीच में इतनी हाइट, ये हाइट हमने लिफ्ट किया, इसको हमने वर्क किया और इसको यहां तक पहुंचाया। इस बॉडी में इस हाइट की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, जब छोड़ देंगे तो इस तरफ मूव करेगी, अगेन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। इसकी इच्छा है कि यहां आके रुक जाए, फिर वही बात आई कि इसमें मास है, इनर्शिया है, जब इनर्शिया है तो इसके ओवरशूट करके इधर चला जाएगा, फिर ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होकर कहां आ गई, पोटेंशियल एनर्जी में। मींस कहने का क्या है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। इस टाइप से ये कन्वर्ट होता रहेगा और लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, ये प्रोसेस है। तो अगर बात समझा जाए कि अगर ये मास ना होता तो, मास ना होता तो इसको अगर हम मास इसका जीरो मान लें, इसको यहां से खींच के यहां तक लाते और छोड़ देते, तो वापस जाके अगर मास नहीं होता तो ओवरशूट नहीं करता, मास ना होता तो ये ओवरशूट नहीं करता। इट मींस पहला जो एलिमेंट रिक्वायर्ड है, फर्स्ट एलिमेंट, जिसको आप कह रहे हैं इनर्शिया, और इनर्शिया से मेरा मतलब यहां पे किससे है, मास से। जब लीनियर मोशन होता है तो मास की बात करते हैं, और अगर जब एंगुलर वाइब्रेशन, एंगुलर ऑसिलेशन हो रहे हैं, एंगुलर मोशन हो रहे हैं, तो मास की बात ना करके हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो इनर्शिया का मतलब है इन केस ऑफ लीनियर मोशन मास, और इन केस ऑफ एंगुलर मोशन दैट इज मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात क्या करते हैं, चलिए सपोज इसमें मास आ गया, अब मास अपने पास है, लेकिन इसको हमने यहां खींच के यहां तक ले आए, हमें जो वर्क करना था कर दिया, यहां से यहां तक लाने में मुझे जितना वर्क करना था मैंने कर दिया, लेकिन यहां पे स्प्रिंग ना होती, इस स्प्रिंग के अंदर ऐसी क्वालिटी ना होती कि ये अपनी स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पाना चाहती है। स्प्रिंग एक इलास्टिक बिहेवियर देती है, इसका अगर इलास्टिक बिहेवियर ना होता तो इस मास को जब मैं यहां लाके छोड़ता तो ये मास यहीं रुका रहता। हमने वर्क कर दिया, मास को शिफ्ट करके यहां तक ले आए, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हुआ, हमने वर्क कर दिया, लेकिन अगर सिस्टम में स्प्रिंग नहीं है, ये ना होता तो इसको हमने उठा के यहां रख दिया, यही रखा रहता। तो इसका मतलब क्या है, ये वापस नहीं आता। जब वापस नहीं आता तो ओवरशूट नहीं करता, ओवरशूट नहीं करता तो वाइब्रेशन नहीं होता, सिंपल सी बात है। सेम ऐसे यहां देखा जाए, हम इसको लेके यहां तक पहुंचे, ठीक है, यहां तक पहुंचे, अगर छोड़ दिया तो नीचे क्यों आया, छोड़ दिया तो वापस क्यों आया, ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ना होता तो इसको हम यहां पे ले जाते, छोड़ देते तो यह टिका रहता है, वापस नहीं आता। इस मीन्स क्या है कि सिस्टम में ऑसिलेशन तभी होगा, वाइब्रेशन तभी होगा जब उसके अंदर एक कैपेबिलिटी हो, एक इच्छा हो कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को पाना चाहे। मीन्स सिस्टम को रिस्टोर करने के लिए कोई हो, जिस पोजीशन पे था, इस मास को वापस लाना कौन चाहता है, स्प्रिंग। इस मास को वापस लाना कौन चाहता है, ग्रेविटी। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि यहां पे स्प्रिंग की बहुत जरूरत है। जो काम इस केस में स्प्रिंग कर रहा है वही काम इस केस में ग्रेविटी कर रहा है, और ये दोनों मिलकर एक ही काम कर रहे हैं कि ये सिस्टम को रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं
कि सिस्टम में एक और एलिमेंट चाहिए, इसका नाम लिख सकते हैं रीस्टोरेशन। रिस्टोरेशन मतलब अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस लाना। और ये क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट टाइप की चीजें हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल यहां लिया गया है, तो आप कह सकते हैं स्प्रिंग, ग्रेविटी एंड सो ऑन, और भी चीजें हो सकती हैं। जैसे जैसे एग्जांपल आएगा हम डिस्कस करेंगे। तो एक पार्ट तो ये हो गया रिस्टोरेशन, ठीक है। अब ये दो चीजें हो गई हैं, इन दो चीजों से स्प्रिंग भी है, मास भी है, तो अब ये ऑसिलेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर यही दो चीजें रही तो ये तो फिर ऐसा केस हो गया कि कभी भी ये ऑसिलेशन खत्म नहीं होगा। ये ऑसिलेशन कभी खत्म नहीं होगा। ये एक तो अनडैम्ड है, एनर्जी बाहर आ नहीं रही है, फ्री वाइब्रेशन है, वन टाइम फोर्स लगा के छोड़ दिया, ठीक है। तो ये लाइफ लॉन्ग पेंडुलम और लाइफ लॉन्ग स्प्रिंग चलता रहेगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या है, हमारे अर्थ पे क्या है, कहीं ना कुछ एनर्जी लॉस होती है, एयर फ्रिक्शन है। जो भी हमने बात किया था डैम्पिंग की, डैम्पिंग में क्या देखा था हमने, विस्कस डैम्पिंग देखा था, कूलम डैम्पिंग या फ्रिक्शन डैम्पिंग देखा था, और एक मटेरियल डैम्पिंग देखा था। तो ये तो तीनों मिलकर जो क्या काम करते हैं, इस सिस्टम की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे बाहर निकालते हैं, डिसिपेट करते हैं। डिसिपेट करते हैं तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी जीरो हो जाती है और रुक जाता है। तो रियल में इतने से तो वाइब्रेशन ओके है, होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन रुकेगा नहीं। लेकिन रियल वर्ल्ड में जब आते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो ऐसा होता तो है नहीं, वाइब्रेशन होता है और रुक जाता है कुछ टाइम के बाद। तो उसके लिए हमें क्या तीसरा एलिमेंट चाहिए, डिसिपेशन। मतलब सिस्टम से एनर्जी को बाहर निकालने की एक व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी। वो व्यवस्था चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो विस्कस डैम्पिंग हो, कुछ हम सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट लगाएं, और या मटेरियल डंपिंग हो इन केस ऑफ स्टील रूल कैंटिलीवर बीम, इस टाइप की बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हमने डैम्पर, चाहे तो हम डैम्पर लगाएं, डैम्पर हो या फ्रिक्शन हो, है ना, या एटसेट्रा मटेरियल वगैरह की बात कर सकते हैं। तो ये तीन एलिमेंट बहुत जरूरी है, बिना इनके नहीं हो पाएगा। हमेशा याद रखना पड़ेगा, इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, इसकी स्टडी, ये सब मिलके ही किसी सिस्टम को वाइब्रेट करते हैं। तो ये बात यहां तक आज क्लियर हुई कि कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। एक बात चाहे तो रिवाइज कर ले, हमने क्या देखा कि फ्री वाइब्रेशन क्या है, फोर्स वाइब्रेशन क्या है, हमने देखा कि डैम्प वाइब्रेशन क्या है, अनडैम्प वाइब्रेशन क्या है, हमने देखा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सिंगल डिग्री क्या है, मल्टी डिग्री क्या है, इनफाइनाइट क्या है, बेसिक एलिमेंट क्या है। ये तीनों चीजें हमने देख ली है। अब इसके आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और उस पर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को सब चीजें ठीक लग रही होंगी, और साथ बनाए रखिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस।